हम इस वक्त मौजूद हैं सियाहती मकाम दूध पथरी में, जो कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर उभर रहा है और यहाँ पर लगातार जो है टूरिस्टों का तांता बना रहता है। और टूरिस्टों से जब हमने बात की, उन्होंने कहा ये बहुत ही सेफेस्ट प्लेस है, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर और बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर, जैसे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड दिख रहा है बाकी डेस्टिनेशन की जानिब। लेकिन अगर हम बात करें, टावर यहाँ पर नहीं है और हमें कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ना तो पोस्ट पेड ना प्रीपेड यहाँ पे चलता है। जैसे यहाँ पर आता है इंसान तो बिल्कुल कट जाता है दुनिया से, और जब घर वाले फ़ोन कुछ कनेक्शंस में प्रॉब्लम्स जब देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। जन्नत है। हम चेन्नई से आए हैं कश्मीर घूमने, जन्नत देखने। क्या मस्त नज़ारा है। पथरी तो बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है और टूरिस्ट का रश भी उतना नहीं है। इतना शांत, पीसफुल। पहलगाम में तो ऑलमोस्ट एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रश जो भी है, और स्नो भी हमने खेला है, बहुत मज़ा आया। बट वेरी पीसफुल, वेरी काम। आई थिंक मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम में बोल रहे हैं, ये भी मिनी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। मुझको तो कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा अच्छा लगा। सच में जन्नत यही है। स्विट्जरलैंड तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। What do you want to tell? Kashmir is very nice. इधर के लोग और अच्छे हैं, कश्मीरी लोग। In horse, it is very fun going on the horse. लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं। सभी को ऐसा लगता है कि कश्मीर में मेहमान नवाजी तो बहुत बढ़िया है यहाँ की। कश्मीर में है, मगर बहुत साफ दिल के आदमी लोग हैं। वो जो डर हमको था कि कश्मीर आएंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल भी नहीं है। किसी चीज की कमी दिखी आपको यहाँ? Hot water. सर अगर इधर कमी दिखेगी तो पूरे दुनिया में कितनी कमी रहेगी। ये तो जन्नत ही है, तो जन्नत से ज्यादा कुछ नहीं सर, नहीं। पीपल आर वेरी फ्रेंडली। सेलफोन ड्राइवर दे रहे हैं, सेलफोन नहीं चलता, ये एक चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी क्योंकि पूरे कश्मीर में प्रीपेड नहीं चलते है, प्रीपेड नहीं मिलता है। तो वो थोड़ा अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा जैसे हो जाएगा। कनेक्टिविटी नहीं रहती तो चिंता रहती है कि न्यूज़ में तो उल्टा ही दिखाई देता है कि कश्मीर में आज इधर बम फूटा या उधर कुछ मिलिटेंट्स का ये हुआ। तो हमारे घर वाले जब बात नहीं कर सकते तो लगता है कि आप लोग हो सेफ, नेटवर्क मिलता है तब उनको खुशी मिलती है कि हाँ बात की हमने। मैं सर डॉक्टर आमिर और मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में। ये मेरे साथ हैं, बाकी सारे मेरे रिलेटिव्स हैं। तो हम लोग कश्मीर आने से पहले थोड़ा थोड़ा डर रहे थे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे या फिर वेदर कैसा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पीसफुल है और सिक्योरिटी की भी कोई ऐसी इशू नहीं है। हर जगह पे पुलिस भी है और आर्मी भी जहाँ जहाँ है मदद करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा चेकिंग किसी तरीके की नहीं हो रही है। बाकी व्यूज़ की बात करें तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छा सब कुछ है और जहाँ की लोकल पब्लिक भी है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, खाने पीने का भी सब कुछ अच्छा इंतज़ाम है। तो आई थिंक किसी को भी अगर कोई यहाँ आना चाहे तो किसी को किसी तरीके की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अभी तक तो कोई कमी नहीं दिखी। होपफुली है कि इतना मतलब इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है तो कुछ रेट जो है ना वो डिफाइंड होने चाहिए, सरकार की तरफ से डिफाइंड हो, ताकि आदमी को ना तो बहस करने की ज़रूरत हो ना सौदेबाजी करने की ज़रूरत हो। जो चीज़ फिक्स है वो फिक्स है। अगर किसी का मन करेगा तो वो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। किसी चीज़ को मना कर दिया, जैसे नहीं बोल दिया तो फिर बार बार वही कभी इधर आ रहे हैं, अरे सर चलिए, अरे सर यहाँ वो, अरे मना कर दिया बंदे ने, ये थोड़ी बार बार उसको मूड चेंज हो जाएगा, बार बार अरे सर ये आ जाइए सर। इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब मन खुश हो जाता है। लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करते हैं तो फिर वो थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। सब कुछ ठीक है, मतलब ठीक है, बस ये वाला एक पॉइंट है जो थोड़ा जिसमें दिक्कत है। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर तो जन्नत है ही और रहेगी भी इंशाल्लाह। ऐसा और दूध पथरी लोग आते हैं, सोनमर्ग आते हैं, पहलगाम आते हैं और ऐसी जगह आते हैं जो इनका नाम है, लेकिन दूध पथरी एक ऐसी जगह है जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसके बारे में पता होना चाहिए लोगों को। अगर आप कश्मीर आए तो दूध पथरी जरूर आए। खाली आपको मार्किंग के लिए बोलेंगे तो आप किसको फर्स्ट नंबर पे रखेंगे? फिलहाल तो ये दूध पथरी अमेजिंग, बहुत अच्छी जगह है दूध पथरी। हमी अस्तम। अभी हम एक्चुअली गुलमर्ग नहीं घूमे, बट अब तक के लिए इट इज बेस्ट दूध पथरी। कहाँ से घूमे और कहाँ? अभी हम सोनमर्ग गए थे और पहलगाम घूम कर आए। अभी थर्ड हमारी डेस्टिनेशन दूध पथरी है। अमीर खुसरो ने बोला है ना, अगर फिरदौस बर्रे रुए जमी अस्तम, हमी अस्तम हमी अस्तम हमी अस्त। तो इनसे हमने बात की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ फॉरेस्ट लैंड का हमें कुछ प्रॉब्लम थी, उनके एनओसी मिलने के बाद ही हम यहाँ पर जो है टावर्स बना रहे हैं। उस ज़मन में हमने उनसे एक और सवाल पूछा कि यहाँ पर जो है
टूल टैक्स जो कि शिकायत मौसूल हो रही थी कि टूल टैक्स 2 बार लिया जाता है। जैसे कि हम मेन एंट्रेंस पे अंदर आते हैं तो वहाँ पर एक हमको 50 रुपीज़ लिया जाता है, और जब हम बिल्कुल अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जब हमें पार्किंग करनी होती है वहाँ पे भी हमें नए से टूल टैक्स लिया जाता है। तो इस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मोहतरमा उन्होंने यही कहा कि ये ज़्यादा रश वहाँ पर बढ़ता है, हमें वहाँ पर लैंड नहीं मिलता है और ट्रैफिक जामिंग के लिए हमने ये रखा हुआ है। लेकिन अलबत्ता हम कुछ 10 कनाल ज़मीन जो है फॉरेस्ट लैंड से ले रहे हैं, तो उसके बाद ही जो है वहाँ पर पार्किंग स्लॉट्स हम बहुत सारे बना रहे हैं, तो तब ये मसला नहीं रहेगा। तो और एक हमने उनसे सवाल पूछा कि जो ये इको फ्रेंडली यहाँ पर जो कि जहाँ पर हम दूध पत्री को चाहते हैं रहनी चाहिए, जो पॉलीथीन का ये जो आजकल जो यहाँ पर असर है तो उससे बचने के लिए, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रोज़ बरोज़ चेक करते हैं, लेकिन अलबत्ता अगर कहीं रह जाता है कोई पॉलीथीन या कहीं पर कोई डस्ट गिरता है तो उसको जो है हमारे एम्प्लॉयज़ आराम से शाम तक उठा लेते हैं, और वो जो है म्युनिसिपल कमेटी खान साहब जो है उसको वहाँ से हटा लेती है। जी, उसका ये है कि जो हमने जो टोल पोस्ट सेकंड यहाँ पर लगा के रखा, उसका मेन मकसद यही है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर टूरिस्ट टैक्सीज़ वगैरह आती हैं उनको हम चेक कर सकें। सारी टैक्सीज़ वहाँ पर न जाएं शालीगंगा तक, क्योंकि शालीगंगा पर हमारे पास एक छोटी सी पार्किंग है जहाँ पर ये सब टैक्सीज अकोमोडेट नहीं हो सकते हैं। उनको चेक करने के लिए हमने वहाँ पर टोल पोस्ट लगा के रखा है, और टोल पोस्ट सिर्फ उनके लिए है कि मतलब सपोज़ कोई सीनियर सिटीज़न होगा, कोई हैंडीकेप्ड होगा, कोई ऐसा होगा जो वहाँ तक पैदल ना जा सके, उसके लिए, ताकि वो कुछ टैक्स वहाँ पर टोल पोस्ट पे करके गाड़ी में ही शालीगंगा तक जाएं। ये उनके लिए सहूलियत हमने रखी है, लेकिन मेन मकसद हमारा ये है ताकि चेक रहे कि हर कोई टूरिस्ट टैक्सी वहाँ तक ना जाए। हमारा मेन मकसद यही है। लेकिन अब हमारे पास एक और प्लान भी है जिसमें हम ये हमने प्रपोज किया है कि वहाँ पर एक पीस ऑफ लैंड है 10 कनाल्स, जो हम चाहते हैं कि हम ले लें फॉरेस्ट वालों से, ताकि वहाँ पर एक पार्किंग हम बना सकें। तो उसके बाद ये टोल पोस्ट हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन तब तक इसको कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर एक टोल पोस्ट रहे, अदरवाइज इसका और कोई मकसद नहीं है। जी, और टावर्स का जो जी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, बिल्कुल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर है। सबों को बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे स्टाफ को भी होती है और टूरिस्ट्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर एक टावर होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास लैंड भी है, लेकिन उसमें हमें परमिशन लेना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जो कि आजकल ऑनलाइन होता है थ्रू प्रवेश पोर्टल। उसमें हमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने, जो कि हमारा स्टाफ इस टाइम उसी काम में लगा हुआ है, ताकि हम परमिशन ले लें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो उसके बाद हम परमिशन लेके जहाँ से जो ही हमारे पास परमिशन आएगा, हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करके तो वहाँ पर ये टावर लग सकता है। जी, पॉलीथीन का ये है कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर इसमें ये आते हैं स्टेक होल्डर्स, हमने उनसे जैसे कि यहाँ पर शॉप्स हैं या होटल्स वगैरह हैं, उनसे हमने पूरा एक सर्कुलर हमने निकाला था कि इट हैज़ टू बी बैन टोटली। तो पॉलीथीन बिल्कुल भी हम चाहते हैं कि पूरा ख़त्म हो जाए। और हमारे पास यहाँ पर सैनिटेशन स्टाफ है, सैनिटेशन स्टाफ डेली बेसिस पे हमारा सैनिटेशन होता है, ताकि जितने भी पॉलीथीन्स वगैरह हैं उनको हम रिमूव कर सकें। टूरिस्ट्स को भी, और जगह जगह पर हमने साइनेजेस भी लगा के रखे हैं, साइन बोर्ड्स लगा के रखे हैं, जिसमें हमने वहाँ पर कहा है कि पॉलीथीन बिल्कुल बैन होना चाहिए, और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स वगैरह हैं, ताकि हमारा ये माहौल साफ रहे। और डेली बेसिस पे भी सैनिटेशन होती है, और फिर वीकली भी हम एक स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव करते हैं, ताकि जितना भी पॉलीथीन वगैरह पड़ा हुआ हो वो हम उसको रिमूव कर सकें और आइंदा के लिए इसको बैन करें। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। एनवायरमेंट डे के हवाले से अगर आज पूरे दुनिया में जो है अलग अलग तरह की तकरीबात मुनाकिद हुई, वही अगर हम इस वक्त बात करें, इस वक्त हम सईद मुकाम गुलमर्ग में मौजूद है। यहाँ पर जो है महकमा सयाहत और होटलियर क्लब गुलमर्ग की तरफ से यहाँ पर एक तकरीब जो है मुनाकिद हुई। इसमें मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया था। वही यहाँ पर साइकिल रेस के अलावा जो है एक सफाई अभियान भी चलाया गया। तो आपको सीधे गुलमर्ग ले चलते और दिखाते क्या क्या रही आज की इस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के हवाले से। देखिए, आज 5 जून को सारी दुनिया एनवायरनमेंट डे मना रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और इन एसोसिएशन विद होटलियर्स क्लब, होटलियर्स एसोसिएशन, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया है। इसमें साइकिलिंग होगी, इसमें सफाई का अभियान होगा, इसमें प्लांटेशन ड्राइव होगा, और कोशिश करेंगे हम कैपेसिटी बिल्डिंग करने की। ये इवेंट मनाने का मकसद है कि सारी दुनिया को मैसेज दी जाए कि
एनवायरनमेंट को हमें प्रिजर्व करना है और ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करने हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगे। गुलमर्ग के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। गुलमर्ग का इकोसिस्टम जो है ये बड़ा फ्रेजाइल माना जाता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट है ये बड़ा फ्रेजाइल है, इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो हम आज ये एक्टिविटी दिन भर चलती रहेगी, कोशिश करेंगे हम और भी एक्टिविटीज़ करेंगे। पूरी गुलमर्ग बाउल को हम घूमते रहेंगे, स्टेक होल्डर्स को बताते रहेंगे कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो इको फ्रेंडली मीन्स है जैसे साइकिलिंग है उनको इस्तेमाल करें सो दैट एनवायरनमेंट जो बचा रहे, सफाई का ख्याल रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटेशन ड्राइव करें, प्लांटेशंस करें सो दैट एनवायरनमेंट जो है वो बचा रहे। ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते क्यों हैं? इसका एक मखसूस मकसद होता है, वो होता कि पूरी कौम को मैसेज देना कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसलिए मनाया जाता है कि उनको ये मैसेज दें अपने आसपास इर्द गिर्द जितना भी माहौल उसको साफ़ रखें, पेड़ लगाएं, एनवायरनमेंट को साफ़ रखें। इस चीज़ के हवाले से ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने यहाँ आज निकात किया है। और दूसरा ये जो आज आप देख रहे हैं लड़के हमारे यहाँ पे साइकिलिंग भी कर रहे हैं, ये एक मैसेज है यूथ को कि आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है अपने रोज़गार के हवाले से भी, और आपकी सेहत भी ठीक रहती है अगर आप स्पोर्ट्स की ओर ध्यान देते हैं। हम उनको ये मैसेज देते हैं कि आप लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट है वो स्पोर्ट्स है, बजाय आप दाएं बाएं कुछ गलत जगहों पे लग के गलत काम करें। उससे अच्छा है कि आप लोग स्पोर्ट्स की ओर ध्यान दें, अपनी सेहत का भी ध्यान दें, उससे आपकी सेहत भी सेफ रहेगी और आपका फ्यूचर भी सेफ रहेगा। ये हमारा इन पूरी अपनी कौम को, अपने यूथ को मैसेज देना। लेकिन हमें ये बहुत अच्छी रेस, एनवायरनमेंट डे पे रेस थी आज, ये बहुत ही अच्छी रेस थी। मेरा यही लोगों से कहना है कि एनवायरनमेंट साफ रखिए, या जो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जो आजकल ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स ना ले। अगर वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, सुबह नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स करेंगे, मतलब साइकिलिंग हो, रनिंग हो, किसी भी स्पोर्ट्स में जाएंगे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके फ्यूचर के लिए। और मैं उनके पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कन्हैया टॉप में हूँ, जहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जंगल में जो है आग लगी हुई है। अभी आग लगने के कारण जो है वो पता नहीं चल पाया है, पर पूरे जंगल को ही आग ने अपनी चपेट में लिया। फॉरेस्ट के कुछ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखे कि वो भी आग बुझाने का जो है प्रयास वो कर रहे हैं, पर आग हवाएं तेज़ चल रही हैं, आग जो है वो कंट्रोल से बाहर होती नज़र आ रही है। आग जो है बढ़ती ही जा रही है, ऊपर कुछ घर भी हैं वहाँ तक ये आग जो है वो पहुँच रही है। फॉरेस्ट की तरफ से पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है आग पर कंट्रोल करने की, पर तेज़ हवाओं के चलते आग पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ के, हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? तासीम अंजुम। तासीम जी, बताएं कितने बजे ये आग लगी? ये कोई 2:30-3 बजे की बात है जी। हाँ। तो ये आग लगी तो आप कहाँ पे थे तब? हम सोए हुए थे खाना खा के, तो हमें कोई पता नहीं, यहाँ से गए, इन्होंने शोर किया कि जंगल में आग लगी हुई है, तो फिर हम सब इकट्ठे हुए यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट कब तक पहुँचा? डिपार्टमेंट भी जल्दी आ गया था जी। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्या यहाँ तक नहीं पहुँची? यहाँ पे कच्ची रोड है ना, कच्ची रोड की वजह से फिर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकती, तो लिहाजा इस रोड का कुछ किया जाए, हमारी रोड का। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर रोड तो बनाई गई है, पर रोड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की गई है, आधे काम पर ही रोड को छोड़ दिया गया है। अगर यहाँ पर रोड होती तो इतना बड़ा जो आग जंगल में लगी है वो ऊपर तक ना जाती, बीच में ही कंट्रोल हो जाती, पर आग जो है वो बढ़ती ही जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख चुके हैं कि आग कितनी ऊपर तक पहुँच चुकी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी यहाँ पर मौजूद है, पर आग पे कंट्रोल पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। कैमरामैन निपुण खजूरिया के साथ सनी शर्मा। कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, लगातार निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और आतंकी इतने बेखौफ होकर वहां पर ये टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं कि हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। रजनी बालाजी को गुजरे हुए आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन बड़ा अफसोस है कि रजनी बालाजी के घर में एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा है। हालांकि अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ, जिस दिन उनका पार्थिव शरीर घर आया, उस दिन ज़रूर आए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया। आश्वासन ज़रूर दिया था, लेकिन इस परिवार की सुनवाई किस तरह से होगी? आज एक बच्ची इंसाफ चाहती है, आज रजनी बालाजी के हस्बैंड इंसाफ चाहते हैं कि जिस तरह से उनकी किलिंग हुई
तो हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और जिस सीईओ को लेकर लगातार बातें उठ रही हैं अब कि लगातार राजकुमार जी सीईओ से गुहार लगा रहे थे कि हालात कश्मीर में ठीक नहीं है, तो लिहाजा हमारी पोस्टिंग जो वो एक ही स्कूल में कर दी जाए। कोई संज्ञान उस सीईओ ने नहीं लिया, लेकिन डायरेक्टर ऑफिस ने ज़रूर कुछ दिनों के बाद संज्ञान लिया। लेकिन अगर पहले ही इसके ऊपर गौर किया जाता तो शायद आज रजनी बालाजी हमारे बीच होती, इस तरह की वारदात ही ना होती। लेकिन आज बड़ा गुस्सा है लोगों में। आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन इस परिवार की ओर कौन ध्यान देगा, इस बच्चे की ओर कौन ध्यान देगा जो अपने मम्मी पापा के साथ कश्मीर में रहती थी, वहाँ पढ़ती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक इस तरह के हालात बने कि रजनी बालाजी को भी टारगेट किया गया। मैं बेटी से जानने की कोशिश करूँगा। बेटा, क्या नाम है आपका? सना डोगरा। सना, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हालात सारे कश्मीर घाटी में बने हैं, तो क्या कहेंगे, कब से आपको ऐसा कोई इंट्यूशन दिमाग में आ रही थी कि हालात ख़राब हैं तो कोई भी वहाँ पर टारगेट हो सकता है? जब से पहली किलिंग हुई तभी से थोड़ा डर बैठ गया था मन में कि अब होने लगा है तो पता नहीं कौन टारगेट होगा, आगे क्या होगा। हमने लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ भी कभी ऐसा होगा, लेकिन हो गया। बस तभी से ऐसे डर बैठ गया था मन में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में। तो वहाँ जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते हो सब कुछ ठीक है? वहाँ टीचर्स, बच्चे सारे आपके साथ ठीक थे? हाँ, वहाँ पे सारे टीचर्स बहुत प्यार करते थे मुझसे। मेरे फ्रेंड्स जो थे, क्लास के बच्चे, सब बहुत अच्छे थे। वहाँ हमारे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा था, वहाँ सब अच्छे थे। तो जब आप स्कूल से घर वापस आते थे रूटीन में, तो मम्मी पापा आपसे बातें भी शेयर करते होंगे अपने अपने स्कूल्स की, तो क्या किस तरह से सपोर्ट आपको मम्मा करते थे? मम्मा बस मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो मुझे उसका सलूशन बताते थे, मुझे पढ़ाती भी थी और ऐसे ही मुझे आगे सपोर्ट करती थी कि और अच्छा पढ़ना। अच्छा, तो कोई परेशानी थी फैमिली में जिस तरह से हालात कुछ दिनों से ख़राब चल रहे थे, या मम्मा को टेंशन हो या पापा को हो, या बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही मम्मा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे? हाँ, पापा और मम्मा कुछ दिनों से बहुत परेशान थे कि उनकी ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। पापा बहुत बार गए ऑफिस, बट उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की मम्मा के। मम्मा भी बोलती थी कि अब थोड़ा डर लगता है, तो पापा बहुत बार जाते थे, बट कुछ नहीं हुआ, ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन जब होती है तो बड़ा लेट किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने बहुत लेट कर दिया और जिस दिन हुए उस दिन ही इंसिडेंट हुए। मम्मा की कोई ऐसी आपके साथ यादें, मेमोरीज कोई जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मम्मा हर बात उनकी आपके लिए। मम्मा बस मुझे ये बोलती थी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी, सपोर्ट करूँगी और तुम बस आगे बढ़ना। बिल्कुल। और उनका कसूर भी नहीं था कोई, वो उनके बच्चों को ही पढ़ा रहे थे वहाँ पे। हाँ, उन्हीं के बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे भी मम्मा से बहुत प्यार करते थे। वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी तो उनको उनके साथ बहुत एक अटैचमेंट सी हो गई थी। वो उनको उनके साथ आगे पीछे रहते थे, उनको बहुत प्यार करते थे। तो क्या आप कश्मीर को लेकर कहेंगे, क्या आप जाएंगे कश्मीर वापस इस हालात में अब? नहीं, अब कश्मीर में तो नहीं जाएंगे हम। मैं चाहती हूँ मेरे पापा की ट्रांसफ़र यहीं हो जाए और मैं और पापा यहीं रहें अपनी फैमिली के साथ, और वो यहीं स्कूल जाएं, यहीं पे रहें। बिल्कुल। तो बेटी साफ तौर पर कह रही है कि अब हमारी यही अपील है कि पापा की पोस्टिंग जो यहीं पर हो जाए, जम्मू में हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कश्मीर जन्नत को लेकर बात करते हैं, लेकिन कश्मीर अब नर्क बन चुका है। राजकुमार जी, क्या कहेंगे? ये इस दुख की घड़ी में इतनी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी यहाँ अधिकारी नहीं आया, और हम अब देख रहे हैं कि जम्मू में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जब से रजनी बालाजी का ये पूरा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लोग माइनॉरिटीज़ के वहाँ पर कश्मीर से वापस आ रहे हैं। तो क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे ताकि कुछ संज्ञान लिया जाए? जस्टिस होना चाहिए कम से कम। हाँ बिल्कुल सर, जस्टिस होना चाहिए। वो लोग या वो लोग जहाँ वहाँ काम करते हैं, बेचारे एम्प्लॉई जो हैं, यहाँ अपने परिवार से दूर गए हैं, 15-15 साल हो गया लोगों को वहाँ, तो जवानी भी उन्होंने वहीं अपनी ख़त्म कर दी है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पॉलिसी बनाए उनकी, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए उनकी। तो ये और बाकी जो ये टारगेट किलिंग जो है वो पहले नहीं थी। पहले हमें डर नहीं लगता था, वहाँ जो लोग हैं, पहले इनकाउंटर चलता था तो हम उसके साथ भी चलते थे, कोई डर ऐसा हमारे अंदर था नहीं कि हमें मारेंगे।
लेकिन कुछ ही महीनों की बात है, ये जो टारगेट किलिंग जब से शुरू हुई है तब हर एक को डर लगता है इसका। हाँ बिल्कुल। और अगर रजनीवाला को कोई मार सकता है इनोसेंट टीचर को, तो फिर कोई भी टारगेट हो सकता है। लेकिन हमें पता चला कि आप बड़े परेशान थे कुछ दिनों से, जिस तरह से माहौल वहाँ पर बना हुआ था। हाँ बिल्कुल, बड़े परेशान थे हम, वैसे बड़ा ही परेशान से जब से ये शुरू हुआ है। लेकिन जब उसके पास वाला इंसिडेंट हुआ काकरन का, तो तब हम कुछ ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो एरिया कनेक्टेड है उससे, गोपालपुरा से। तो काफ़ी बार फिर उसके बाद मैं उसको कहता था आप चिंता मत करो, मैं आपकी ट्रांसफ़र तो नहीं लेकिन डिप्लॉय करवा दूंगा मैं आपको कि अच्छे स्कूल में, यहाँ सेफ स्कूल में। हम दोनों जाते भी हैं एप्लीकेशन लिख के सीओ साहब के पास, डिप्लॉयमेंट की देते हैं उनको एप्लीकेशन, हमें ट्रांसफ़र होने तक हमें डिप्लॉय कर दो किसी अच्छे स्कूल में, डिप्लॉय कर दो यहाँ सेफ स्कूल में। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। फिर दूसरी बार जाते हैं, फिर हमने एप्लीकेशन दी थी, फिर उल्टा वो हमें दाड़ा मारते हैं कि और आगे भेज देंगे, आपको कोई ख़तरा नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। फिर हम चले आते हैं, फिर राहुल भट्ट वाला मसला हो जाता है, फिर भी इनको कोई समझ नहीं आती है। फिर डीसी साहब के पास जाते हैं, वहाँ भी हम नाम लिखवाते हैं। उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन लेके सीओ के पास जाते हैं, फिर भी कोई वो ध्यान नहीं देते हैं। फिर डायरेक्शन ऑफिस जाते हैं, फिर ट्रांसफ़र होती है हमारे एक ही स्कूल में। फिर एक दिन, उसके जस्ट एक दिन बाद ये इंसिडेंट हो जाता है। हमें समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया हमारे साथ, तो ये बड़े अफसोस की बात है। क्या वहाँ पर कोई ऐसा आपके आसपास लोकेलिटी में इस तरह कोई माहौल बन रहा था कि आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा? देखो कुछ डर तो अब लगने लगा था। उसका स्कूल ही कुछ ऐसा था, उसको चलने जाना पड़ता था, जो सुनसान रास्ता था, और आर्चर्ड के बीच स्कूल है वो, विदाउट हैविंग एनी बाउंड्री वॉल। उसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है स्कूल की। तो कभी टीचर नमाज पढ़ने भी जाते थे, उसको अकेले बैठना पड़ता था वहाँ पे, बच्चों का ध्यान रखने के। हाँ, रिस्क बना हुआ था कभी कभी। तो क्या अपील आप करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? जस्टिस होना चाहिए। मैडम ने कुछ दिन ही पहले उनको, टीचर को भी ये बात कही थी कि अब हमारा कोई पता नहीं, कभी भी हम मर सकते हैं, हाँ टारगेट हो सकते हैं। अब ये बात उन्होंने 2-3 दिन पहले कही थी, मुझे बताई थी कि मैंने स्टाफ में ऐसा कहा कि मैं कुछ भी हो सकता है, हम कभी भी जा सकते हैं। तो ये हो ही गया उसके साथ ऐसा, पता नहीं कैसे। क्या अपील आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए? मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं बेटी को भी यहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या अपील आप एलजी साहब से करना चाहेंगे? मैं एलजी साहब से तो पहले ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे आप जाते हैं, जैसे राहुल भट्ट साहब जो हमारे भाई ही पीएम पैकेज वाले, आप उनके भी यहाँ गए, तो हमारे भी यहाँ आना चाहिए। ST वालों को भी ये बताया जा रहा है कि पूछते ही नहीं है वहाँ पर। हाँ बिल्कुल नहीं पूछते हैं, तो आना चाहिए यहाँ, हमारी फरियाद सुननी चाहिए उनको। तो मैं आपके माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ अब नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक, क्योंकि एक तो मैं और गुड़िया ये मेरा सहारा है, मैं इसका हूँ, मैं इसको छोड़ के वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मुझे भी कुछ हो गया तो फिर ये बिल्कुल अकेली रह जाएगी। या इसको अगर साथ ले गया तो फिर भी ख़तरा है, अकेले पालूँगा कैसे मैं इसको? यहाँ हम पूरी फैमिली मिलके इसको पाल सकते हैं। तो दूसरा ये है कि ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हुई है, इसकी मम्मा की, वो शहीद हुई है, उसकी पूरी सैलरी जो है, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इसको मिलनी चाहिए जब तक उसकी रिटायरमेंट थी। तो इसकी एलिजिबल एज जब हो जाए, एज़ पर हर क्वालिफ़िकेशन इसको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। तो ये तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, हमें कहना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, ये नहीं कहना चाहिए। गवर्नमेंट को खुद ये चीज़ें ऐलान करनी चाहिए, या ये रूल या कानून बनाने चाहिए, अगर हैं तो देनी चाहिए। और कंपनसेशन जो गवर्नमेंट दे सके इसकी एजुकेशन के लिए, वो देनी चाहिए। हाँ वो देनी चाहिए, उसको भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अपील भी है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बेटी का
अब आप ध्यान रखें और ख़ासतौर पर जो डिमांड जो रिक्वेस्ट है उनको पूरा करें और शहीद का दर्जा जो वो रजनी बालाजी को मिलना चाहिए। परिवार के कुछ और सदस्य मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। नहीं, आपसे भी मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आप परिवार के बुज़ुर्ग हैं, किस तरह की अपील आप करेंगे इनके बिहाफ पर? मैं एज ए परिवार नहीं, मैं एज ए विलेजर, बिल्कुल मतलब मैं इंदे ग्रां दा होने दे नाते अपने पूरे ग्रां दी तरफों, अपने पूरे पंचायत दी तरफों, अपने पूरे आसे पासे लोगों की तरफों ये चीज़ कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि ये रजनी बाला शहीद रजनी बाला एक इतनी दिलेर और इतनी हिम्मत वाली लड़की थी जिसने हम लोगों का नाम रोशन कर दिया अपनी कुर्बानी देकर। कि मैं फौज के नौकरी करने के बावजूद जानता हूं कि कितना डर होता है इस चीज़ का कि आगे भाई उस जगह पे आदमी बैठा हुआ, उसमें आपको खतरा है, उसमें जाना है आपको, हथियार लेकर जाने वाला भी आदमी डरता है। और इस लड़की को पता लग चुका था कि मेरे लिए यहाँ खतरा है, कुछ होने वाला है, हो जाएगा, ये एरिया ऐसा है। इतना जानने के बावजूद भी वो अपनी ड्यूटी पर पूरी चलती रही। इससे बड़ा शहीद और क्या होगा। इतनी बड़ी उसने कुर्बानी दी अपने बच्चों के लिए, उनके लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए। तो इससे ज़्यादा बड़ा शहीद और कौन शहीद हो सकता है। एक निहत्था होकर के मतलब उनके साथ जा, और अकेला रास्ता भी ऐसा है और कोई साथ में जाने वाला भी मतलब दूसरा भी नहीं है। तो फिर इस जगह में इससे ज़्यादा दिलेरी और इससे ज़्यादा शहीदी और क्या होगी। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि इनको शहीद बनाने के एवज में क्या कहते हैं कि स्कूल हमारा जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसको रजनी बाला के नाम से किया जाए और यहाँ मेन रोड से उसका एक गेट बना करके, स्टैचू बना करके स्कूल तक जो मतलब रोड फर्स्ट क्लास क्लियर करके दे दिया जाए। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की जीडी शर्मा कमीशन, बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के सामने आने के बाद पहाड़ियों में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। और राजौरी के डाक बंगलों में पहाड़ियों की एक रोज़ा कन्वेंशन हो रही है जिसमें पहाड़ी एम्प्लॉइज़ शामिल है। हमारे साथ एक एम्प्लॉइज़ भी हैं और एक पहाड़ी काज को आगे चलाने के लिए एक नौजवान एहसान मिर्ज़ा साहब, किस तरह देखते हैं आज की जो रिपोर्ट डीजी शर्मा की? देखिए, हम वेलकम करते हैं, हम शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और हमें लग रहा है कि जो कमिटमेंट हमारे साथ हुई है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ रही है। और हमें लगता है कि जल्द ही जो है वो हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि आज सैकड़ों की